हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग यूपी टेट स्पेशल मैथ की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 25 प्रश्न इन्हीं क्लास से आने का ना। हमारा टारगेट है कि 5 क्लास से 25 प्रश्न आपके पेपर में आने चाहिए। हमने ये टारगेट बनाया है। पूरा प्रयास है कि हम जो 5 से 6 क्लास आपको देने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस से आपका पेपर बन के आना चाहिए। हमने पूरी कोशिश की है और जैसा कि आपने 1-2 क्लासेस हमारी ज्वाइन की होंगी, कल वाली क्लास में हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन से पढ़ा नहीं पाए, कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से आपको पढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो इसकी वजह से हमने कल वाली क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए। लेकिन आज वाली क्लास हम थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा लंबी क्लास डिस्कस करेंगे, बढ़िया प्रश्नों पे बात करेंगे। कल वाली क्लास के जो प्रश्न थे बहुत बेहतरीन थे, वैसे प्रश्न आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। आज की क्लास में भी बहुत बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं, नए नए प्रश्न लिए गए हैं जिनके आने की पूरी संभावनाएं हैं आपके पेपर में। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ चुके ही हो सब कुछ, सिर्फ हमें नए नए प्रश्न आपको देना है जो पेपर में आएंगे, सिर्फ हम उनकी बात करते हैं ना। चलिए, अच्छा ये सब हम कल पढ़ा चुके थे, बिल्कुल जहाँ से पढ़ाना है वो यहाँ से है। हाँ, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू यहाँ से करना है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। दिया गया किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई संख्या, हमने उस संख्या को मान लिया कि वो संख्या x है। ठीक है भैया, हमने वो संख्या को x मान लिया। कह रहा किसी संख्या के 5/6 का मान, किसी संख्या के 5/6 का मान कितना है? 675 है। ठीक, ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 × 9 5, इसको काटिए, 5 × 9 5, 1 हाथ से जाएगा 17 होगा, 5 × 3 15, 2 जाएगा 5 × 25, इसका 6 का इसमें गुणा कर दीजिए तो x = 6 × 5 = 30 का 0 हाथ से लगेगा 3, 6 × 3 = 18 और 3 = 21 का 1 हाथ से लगेगा 2, 6 × 9 6, 2 8, वो संख्या कितनी हो गई? 810 आ गई। तो कह रहा उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस संख्या का हमें क्या फाइंड आउट करना है? 9/20 फाइंड आउट करना है। तो 800 x बराबर ये, ठीक, 810 हमारी संख्या आई, इसका क्या निकालना है? 9/20 निकालना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 9 × 9 9, 9 × 8 72, 729/2, 2 से काटिएगा इसको, 2 3 6, 1 हासिल जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, आपका आंसर आ गया 364.5। एक प्रश्न यहाँ से इस बार आपके पेपर में ऐसा संख्याओं पर आधारित आ सकता है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। कल वाली क्लास बहुत डिस्टर्बिंग थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, इतनी वॉइस हो रही थी, इतना इको हो रहा था, मुझे खुद बहुत परेशानी हो रही थी पढ़ाने में। आज की क्लास वैसे मुझे लग रहा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्याएं समाप्त कर ली गई हैं। कब किसी क्लास में प्रॉब्लम होती तो मज़ा नहीं आता, ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। चलिए आइए अगला प्रश्न लीजिए। कह रहा 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित किया जाए, मीन्स ये लिखा गया बाबू 23 की पावर 32 को किससे विभाजित करना है? 529 से, इसको इससे विभाजित करना है। अब देखिए आप एक बात सुनिएगा भैया, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है ना। तो अगर हम इसमें से इस पावर से 2 कॉमन ले लें, मीन्स हम इसको लिख दें 23 की पावर 2 की पावर 16। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 16 दूना 32, तो 32 ही लिखा हुआ है, भागे 529 लिखा हुआ है। और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 की पावर 16 भागे 529। तो ये 529 से ये 529 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेष आपका 0। बताइए कोई परेशानी? देखिए आंसर आ गया आपका शेष 0। कहीं पर कोई डिस्टर्ब? बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई समस्या? हमने क्या किया, इस पावर से 2 कॉमन ले लिया, तो इसको 23 की पावर 2 की पावर 16 बना दिया। 23 की पावर 2 कितना होता है? 529 की पावर 16, 529 से 529 कट जाएगा, शेष आपका क्या बचेगा? 0। बताइए आगे बढ़ाया जाए। घनाभ से आया, पिछली बार आपके वर्ग से एक प्रश्न आया था ना, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाते हैं 21% आंसर आया था। इस बार उम्मीद करो आपके यूपी टेट के पेपर में ये प्रश्न आने वाला है।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक घनाभ है। चलो सबसे पहले एक घनाभ ले लो। घनाभ कैसा होता है, घनाभ का आकार ये होता है, ये आपका एक घनाभ है, ठीक है। घनाभ में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है और ये चौड़ाई होती है। घनाभ में 3 चीजें होती हैं। तो क्या कह रहा है, घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को 20%, 25%, 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। लंबाई में कितनी, 20% की, चौड़ाई में कितनी, 25% की, ऊंचाई में कितनी, 30% की। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिशत परिवर्तन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है। प्लस तब लगाते हैं जब वृद्धि होती है, माइनस तब लगाते हैं जब कमी होती है ना। प्लस तब लगाओगे जब वृद्धि होगी, तो माइनस कब लगाओगे जब कमी होगी। सबसे पहले हम इन दोनों में परिवर्तन निकालते हैं। ये वृद्धि हो रही तो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25 बटे में 100। ये कटेगा 25 चौको 100 और ये 4 पंचे 20। ये 20 और 25, 20 और 25 45 और 5 50%। तो लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि हुई है वो 50% की। पहले हमने इन दोनों में निकाला है, इन दोनों में प्रतिशत परिवर्तन लगाया। अब कितना आया, 50%। और दूसरा एक क्या बचेगा, h बराबर 30%। अब इन दोनों में प्रतिशत परिवर्तन लगा दो। क्या, 50 प्लस 30 प्लस 50 गुणे 30 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 और 30 80 और 5 3 15। तो टोटल परिवर्तन कितना होगा, 95% का। ये देखिए, तो आपको ऐसे प्रश्न में क्या लगाना है, सबसे पहले 2 में परिवर्तन लगाना है। अगर वृद्धि होगी तो प्लस करोगे, तो प्लस का x प्लस का y प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। और जब माइनस होगा तो माइनस का x माइनस का y प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। ये आप इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले के ऊपर ही पुट करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 में परिवर्तन निकालना। तो इन 2 का जो परिवर्तन आएगा वो टोटल परिवर्तन एक आया 50% का। अभी ये h बाकी था, अभी ये h बाकी था। तो इन दोनों का जो परिवर्तन आएगा उसका परिवर्तन फिर इसके साथ निकालना। जैसे यहाँ पे हमने निकाला, ये देखिए 50 और 30 का, तो वहाँ से जो निकल के आएगा टोटल परिवर्तन निकल के आएगा, वही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है। ये प्रश्न आपके पेपर में इस बार आ सकता है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, या कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। यूपी टेट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके पेपर में इस बार आना चाहिए, ठीक है। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज से के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में पहला वाला समय 3 वर्ष कितने, 2 गुनी, तो 2 माइनस 1। यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में T2 पूछ रहा है, कितने गुनी, 52 गुनी हो जाएगी। 52 माइनस 1, तो 2 से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा। ये इसको लिख दे फिर से, चलो अच्छा लिख देते हैं, समझाए। 3 अपॉन T2, 2 से 1 घटाओगे 1, 52 से 1 घटाओगे 51। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो T2 इक्वल टू 3 25 15 3 1 3। T2 कितना आ जाएगा, 153 साल। बताओ कोई परेशानी है। तो इस फॉर्मूले को भैया बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपके यूपी टेट के पेपर में इस बार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हम इस क्लास में वही प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मुझे 5 क्लास में 25 प्रश्न आपके पेपर में लाने हैं इस बार। कैसे भी करके हमारे प्रश्न आपके पेपर में 5 क्लास से आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए। एक डेटा कार्ड को जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो 24% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। हमने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, SP इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। SP कितना है इसका, जब एक डेटा कार्ड को इतने रुपए में बेचा जाता है। SP मतलब बेचना, 16,740 रुपए में बेचा जाता है। और CP हमें निकालना है, तो क्या है, 24% का लाभ होता है। जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ोगे, जब हानि होगी तो 100 में घटाओगे। कितना, 24% का लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ दो, 124 बटे 100। ये कटेगा 2 पंची 10,
2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, फिर ये कटेगा 25 और ये कटेगा 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2, 31 बार में। ठीक, इसका गुणा इसमें होगा, ये 31 से डिवाइड होगा। ठीक है, 16,740 गुणे 25 बटे में 31 इक्वल टू में क्या, CP। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये 31 से कितनी बार में कटेगा ये आपको करना होगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। बताइए, कोई परेशानी है? ये आप कैलकुलेट कर लेने और बताइएगा। हमें लगता है आंसर ये आना चाहिए, आप कैलकुलेट कर लेना, 13,500 आना चाहिए। 31 से कितनी बार में कटेगा काट देना, फिर आंसर निकाल लेना और चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है ना। आंसर निकाल के कैलकुलेशन करके आप कमेंट करके बता देना कि आपका आंसर क्या आया। 25 चौको 100, 10 तो 7 5 35 21, हाँ यही आंसर आना चाहिए। उम्मीद पूरी है कि यही आंसर आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। हमने क्या किया है, हमें विक्रय मूल्य दिया गया, SP दिया गया 16,740, हमने SP पुट कर दिया 16,740। हमसे क्रय मूल्य पूछा, ये क्रय मूल्य पूछा तो CP पूछा हुआ है, हमसे CP पूछा है। 24% का लाभ हो रहा है, जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ोगे और जब भी हानि होगी तो 100 में घटाओगे। तो 24% का लाभ हो रहा तो 100 में 24 जोड़ देंगे तो 124/100 बनेगा। कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाया जाए। सबको समझ में आ रहा भैया? कमेंट करके बता दो अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो, हम भी देख लेते हैं। सभी लोग जल्दी से बता दीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो आपको, कहीं पर कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ाया जाए। आ रहा समझ में? कहीं पर डाउट हो तो बता सकते हो प्यारे बच्चों, हम आपका डाउट क्लियर कर दें। चलिए फिर आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक कोई संख्या होगी, ये इसमें कोई एक संख्या होगी इन चारों में, जिसमें 124 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या में 2583 की वृद्धि हो जाती है। समझ गए? उस संख्या में जब उस संख्या को गुणा किया जाता है तो संख्या में क्या 2583 की वृद्धि शो करता है। ठीक है, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी ब्लर मार दे रहा है। अच्छा कुछ प्रॉब्लम है आज, चलिए। अच्छा मेरे फेस से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आज लाइट वालों को? हमें भी लग रहा है हमारे फेस से ही लाइट को प्रॉब्लम है आज। बताइए, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। कोई एक संख्या है इनमें जिसमें 124 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2583 की वृद्धि शो करता है। तो मीन्स ये जो 2583 है वो इनमें से किसी ना किसी संख्या से डिवाइड होगा, वो जिस संख्या से डिवाइड होगा वही आंसर बनेगा। 2583 जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना वही आंसर बनेगा। चलो 2583 को हम D से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। D वाली संख्या कितनी है? D वाली संख्या कितनी है? 21। 21 से डिवाइड करो, 21 से करना में 21 4 जाएगा 48 होगा ना। 21 चौको 44 4 जाए, नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा ये पता है? अरे यार, उसने कहा वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। तो इसमें 2583 की वृद्धि हो जाती है तो सबसे पहले जिससे गुणा करना है उसको माइनस करना पड़ेगा। 21 उसमें से माइनस करो तो 2583 से 21 माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है। 3 से 1 जाएगा 2, 8 से 2 जाएगा 6, ये 5 और ये 25। अब इसको 21 से डिवाइड करो, देखो अब ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर 2562 21 से अब पूरा डिवाइड हो जाए, 2562
21 से अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 21 एक नम 21, 4 जाएगा, 21 चौको 44, 2 जाएगा, 21 दूना 42, देखो 142 आ गया। बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखो बात समझना, उसने कहा इसमें किसी एक संख्या में, जैसे हमने कहा 21 में 124 से गुणा कर देते हैं, तो इस संख्या में 2583 की वृद्धि, इसका गुणा जो करके आएगा, इसका गुणा जो करके आएगा कितना आएगा, 21 चौको 84 का 4, सुनते जाना, 21 चौको 84 का 4 हासिल लगेगा 8, फिर 21 दूना 42 और 21 चौको 84 का 4 हासिल लगेगा 8, 21 दूना 42, 8 50 का 0 हासिल लगेगा 5, 21 एक नम 21 और 5 26। ठीक, अब इसमें से 21 माइनस करो, इसमें से 21 माइनस करो, क्योंकि इसमें 21 ज़्यादा आया है, तो 4 से 1 जाएगा 3, 1 हासिल गया, 10 से 2 जाएगा 8, ये 5, और देखो 2583 आ रहा है कि नहीं। कह रहा है कि जिस संख्या में 124 से गुणा किया जाए, जिस संख्या में 124 से गुणा करें तो उसमें 2583 की वृद्धि होनी चाहिए। तो इस संख्या में जब 124 से गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है, इसमें से 21 घटा दो, इसी 21 को तो घटा रहे हो, तो देखो 2583 की वृद्धि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। इसमें जब इसका गुणा किए तो 21 अगर घटा दो तो 2583 की वृद्धि ही होगी। उसने कहा 2583 की ही वृद्धि होनी चाहिए। तो अगर ये आप नहीं समझे तो आपको ये मैटर समझना था कि 2583 के सबसे पहले 21 को घटा दो, फिर वो 21 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। बात क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। चले आगे बढ़ाएं, बढ़ाया जाए। कुछ पूछना है आपको, कहीं पे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बताओ। चलिए, कह रहा दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय। दो, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय मीन्स एलसीएम। एलसीएम कितना है? 630। एचसीएफ कितना है? 9। एचसीएफ है 9। उन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 153। सुनते जाना भैया, आपको बताना क्या है, उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। हमने आपको एक चीज पढ़ाया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है? 630 है। एचसीएफ कितना है? 9। पहली संख्या कितनी है? ए। दूसरी संख्या कितनी है? बी। तो ये जो लिखा हुआ है, ये ए और बी का गुणा ही तो लिखा हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों जगह से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, अब जो मासा होता है, मासा कितना है? 9, तो 9 दोनों में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि मासा इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो जो ये 630 लिखा है, इसको आप 9 सते 63 और गुणे 9, ये पूरा जो लिखा हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको तोड़ के 9 सते 63 और 9, तो 1 9 यहाँ आ गया और 1 9 यहाँ आ गया। अब इसका फैक्टर कर दो, 7 दहम 70, 1 7 इसको दे दो, 1 10 इसको दे दो, तो ये 9 सते 63 और 9 दहम 90। पहली संख्या हमने कह दिया कि पहली संख्या 63 है और दूसरी संख्या 90 है। तो पहली संख्या अगर 63 है और दूसरी संख्या 90 है, तो इन दोनों का योग 153 आएगा। मीन्स हमारे द्वारा निकाली गई संख्या बिल्कुल सही है। तो 90 और 63 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 से 3 जाएगा 7, 1 हासिल गया, 8 से 6 जाएगा 2, 27 होगा। अब भैया देखो, इस प्रश्न को हमने बहुत लॉन्ग मेथड से लगाया ना, इस प्रश्न को हमने बहुत ही लॉन्ग मेथड से लगाया, बिल्कुल लगाया। आप समझिए, अगर इसी प्रश्न में हम अपने भगवान को लेते हैं, भगवान कौन है हमारा? गॉड है हमारे 9। अगर हम भगवान की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? सुनिएगा सभी लोग, देखिए 6 3 9, 9 कट गया, 5 3 8 और 1 9, मीन्स जहाँ पे देखो वहाँ पे सब जगह पर 9 बन रहा है, मीन्स सब जगह हमारे भगवान आ रहे हैं। तो आंसर में भी भगवान आने चाहिए। ये 3 3 6 बनेगा, 7 1 8 बनेगा, 7 2 9 बनेगा, 3 2 5, जहाँ पे हमारे भगवान आएंगे वही हमारा आंसर सही होगा। तो गॉड इज ऑलवेज इज 9, ठीक है, हमेशा हमारे भगवान 9 है। आप इतने बड़े कैलकुलेशन से बच सकते हो अगर आप हमारे भगवान का सहारा लोगे। हम आधी मैथ को 9 से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने भगवान से कंप्लीट करा सकते हैं, आधी की आधी मैथ कवर कर सकते हैं। गॉड इज 9, ठीक है, भगवान सिर्फ एक है, वो भी कौन है? 9। मैथ के भगवान सिर्फ एक हैं। इससे आप इतने बड़े कैलकुलेशन से बच के आसानी से आंसर दे सकते हो।
चले आगे बढ़ा जाए। इसी चीज़ को आपको सीखना है भैया कि डिजिटल सम कहाँ कहाँ लगा सकते हो, कैसे कैसे लगा सकते हो। इसी चीज़ पे मेरा मेन फोकस है इस बार कि आपको डिजिटल सम का प्रयोग कैसे कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय का महत्तम समापवर्तय 60 और 5 है। इसको भूल जाओ, 60 और 5 है। ठीक है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, 60 है, और एचसीएफ कितना है, 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 20 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना आता है, 20, और दूसरी संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए बात किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या बना दिया जाए बताइए, दूसरी संख्या क्या बना दें? अगर यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है तो हम कह सकते हैं वो संख्या 20 है, क्योंकि 20 को अगर 2 से विभाजित करो 2 दहम 20 तो शेष 0 आएगा और भागफल कितना आएगा, 10। तो आप ये कह सकते हो कि पहली संख्या जो है वो 20 है, हमें दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है, एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है 5, फर्स्ट नंबर कितना है 20 बराबर 20 गुणे बी। तो ये 20 तिहाई 60 और तीनों 25 15, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 15। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और आंसर आ जाएगा। इसी चीज को आपको समझना है पेपर में, और ऐसे प्रश्न अब आपके पेपर में आ सकते हैं। इसी चीज को आपको समझना है पेपर के लिए भैया। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो आपके टेट के पेपर में इस बार दिखाई दे सकते हैं। उसने कहा यदि एक संख्या जो है 2 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना आता है 10, तो हमने कहा वो संख्या 20 है, जब इसको 2 से विभाजित करोगे तो भागफल कितना आएगा 10, तो हमने पहली संख्या 20 कह दिया। और हमने आपको पढ़ाया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 5, फर्स्ट नंबर 20 है तो 20 तिहाई 60 तीनों 25 15, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लीजिए। ये प्रश्न आप लगा लेना, ये प्रश्न आप लगा लेना, ये वाला आप लगा के कमेंट करना, इस प्रश्न को लगा के आप कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को लगा के आप कमेंट करिएगा बाबू कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम इंतजार करते हैं आपके कमेंट का इस प्रश्न के लिए। आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को ना, कुछ है डिस्टरबेंस, पता नहीं क्या हो रहा है आज। अच्छा रुकिए एक मिनट देखते हैं, अब सही हुआ? अभी भी नहीं सही हुआ, चलो आज डिस्टरबेंस झेल लो, कल हम इसको सही करा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तय 253 है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से बड़ी हों और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे हमने दो अभाज्य संख्या कहा 3 और 5, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तीनों 25 15, संख्याओं का गुणा कर दो एलसीएम मिल जाता है। जैसे हमने कह दिया 7 और 11, तो 11 सते 77, इसका एलसीएम यही तो होगा। तो हमेशा ध्यान रखना संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। अभाज्य संख्याओं में संख्या का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो कहा है दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम x और y का एलसीएम कितना है? 253। एलसीएम अगर 253 है तो ये कौन सी संख्याओं का गुणा है? 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 23 और 11 का। तो हमने कह दिया ये x है और ये वाली y है।
अभाज्य संख्याओं में संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, एलसीएम होता है। अभाज्य संख्याओं में संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो अब हमसे कहा संख्याओं x और y का अंतर क्या है, तो x और y का अंतर 23 और 11 का अंतर निकाल लो। 3 से 1 जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, अंतर कितना आ जाएगा 12। बताओ कोई परेशानी है आपको? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उम्मीद करते हैं पेपर में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर एक आध। चलिए, कहा एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न हमने बहुत सारे आपको पेपर क्लास में पढ़ाया। क्या SP1/100 प्लस माइनस x इक्वल टू SP2/100 प्लस माइनस x, ये तो पढ़ाया ना। तो पहला विक्रय मूल्य कितना, 99 रुपए में बेचते हो तो क्या 10% का लाभ, लाभ होगा तो 10 100 में जुड़ेगा 110। SP2 कितना है 72। हानि पूछा तो 100 माइनस x लिख दो, हानि या लाभ प्लस माइनस x लिख दो। चलो कोई बात नहीं, ये 11 1 11, 11 9 99 और 9 8 72। 10 का 8 में गुणा कर दो, 80 बराबर 100 प्लस माइनस x। ये 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 और प्लस का 80 इक्वल टू x। 100 से 80 घटा दोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 20। तो आपको क्या होगी, 20% की हानि होगी। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बना लो। अच्छा ये लाभ है, लाभ लिख गया है, ठीक। इसको 20% की हानि बना दो, ठीक। 99 72, देख लो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, मुझे लगता है सब सही है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ 20% की हानि आएगी, ठीक है। चलिए, पहला विक्रय मूल्य आपको दिया गया 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, तो पहला 99 रख देना। 10% का लाभ जब भी होगा तो 100 में जोड़ देते हैं, ठीक। यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता, 72 रुपए रख दिया तो कितने % का लाभ या हानि, तो 20% की हानि। पढ़ाया गया, ये आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया गया, कहीं पर कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि, जब भी वृद्धि हो तो प्रतिशत में वृद्धि हो तो उसको 100 में जोड़ते हैं। जब भी प्रतिशत में वृद्धि हो तो उसको 100 में जोड़ते हैं। तो इसको लिख दो 175/100। काटो, देखो क्या आ रहा है, 5 दूनी 5 3 15, फिर ये जाएगा 2 5 25, ये 5 दूनी 10, फिर ये कटेगा 5 7 35 और 5 चौको 20। तो आंसर क्या आ जाएगा 7/4। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और है, हम लोगों ने किया कुछ और, आंसर आ गया। देखिए यही सी चीज को आपको समझना है। कह रहा है किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि होगी। तो हमने कहा वो संख्या 100 है, 100 है, 100 में 75 का गुणा करें तो 100 में जब 75% की वृद्धि हो रही तो 175 का गुणा करें, तो 175/100 प्रतिशत है, नीचे आएगा 100, कैंसिल आउट करोगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 7/4। बताइए कोई परेशानी? बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न की लैंग्वेज आप पेपर में समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आइए, 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो हमने आपको पढ़ाया M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक। चलिए समझिएगा, तो M1 कितना दिया गया है 12 व्यक्ति, मैन की जगह पे 12 रखिएगा। D1 समय कितना दिया गया 8 दिन। क्या काम करते हैं 20 मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं, और 30 मीटर लंबा गड्ढा खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 6 दिनों में, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 2 चौको 8 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, 12 दूना 24 आपका आंसर आ जाएगा। 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, पिछली बार आपके यूपी टेट में एक प्रश्न यहाँ से आ चुका है, उम्मीद करते हैं फिर से एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से मिलना चाहिए। आइए, एक वस्तु 350 रुपए में खरीदी गई और 500 रुपए में बेची गई, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें लगता है सभी लोग लगा लोगे ना। 350 में खरीदी गई मीन सीपी दिया गया है 350 और एसपी दिया गया है 500 रुपए, तो कितने रुपए लाभ पर बेचे
150 रुपये लाभ पर बेचे। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ इंटू 100 अपॉन में CP। ये आप कैलकुलेट कर लेना, आप अपना आंसर निकाल के कमेंट कर देना कि आपका आंसर क्या आएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए इसको आप लगा लीजिएगा ना। आइए, एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से उत्तीर्ण हो गई तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए, विद्यार्थी को हमेशा जब भी पेपर दिलाओ तो उसको पास कराना है, फेल कभी नहीं होने देना, ठीक है। देखिए, कहा गया कि एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 35% अंक अगर वो पा जाए तो वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। हमेशा हमें उसको पास बराबर पास ही बनाना, कभी फेल नहीं करना। अगली लाइन क्या कह रहा है, यदि सुनीता को 145 अंक मिले, 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, उसको 145 अंक दिए गए लेकिन वो 23 अंकों से फेल हो गई, तो हमें उसको फेल नहीं होने देना, हमें उसे पास कराना है। हमने कहा ठीक है बेटा, जो तुम 23 अंकों से फेल हो रहे हो, ये 23 अंक हमसे ले लो लेकिन पास हो जाओ। तो अब ये पास हो जाएगी। 145 अंक मिले थे, 23 अंक उसको कम मिले, इस वजह से वो फेल हुई। हमने कहा वो 23 अंक ले लो लेकिन पास हो जाओ। तो 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 8 4 2 6 और 1, इसको काट दे, कटेगा 7 5 35। अच्छा, इसको 1% की वैल्यू बना दो, 168/35। ठीक। अब हमेशा कोई भी पेपर होगा तो हमेशा वो 100% पे होगा, कोई ये कैंसिल आउट नहीं होगा। क्या हमें लग रहा है, 35% अंक लाने अनिवार्य है। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, 5 3 8 4 2 6, ये कटेगा नहीं कटेगा क्या, 7 5 35, 7 दूनी 14, 4 7 6 42। अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। देखते हैं। अच्छा, एक बार 100% पे हमेशा पेपर होता है, देखें गलत तो नहीं टाइप हो गया, 168 × 100/35। हाँ, नहीं आएगा इसका आंसर, 5 7 35, 5 चौको 20। हाँ बिल्कुल, इसकी कुछ गलत टाइपिंग हुई है। चलिए देख लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, क्योंकि अगर कटेगा नहीं तो इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए दूसरा ले लीजिए, कोई बात नहीं। कह रहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमेशा जो ट्रेन की लंबाई होती है वह दूरी के बराबर होती है। चाल कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर है, समय किस में है, सेकंड में है। तो चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे और समय कितना है, 6 सेकंड है। ये काटो, 6 3 18, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 का 0 हाथ लगा, 5 चौको 20, 1 10, 210 मीटर की ट्रेन आ गई। देखिए 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही थी, तो अगर हमारा समय सेकंड में है तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो हमने चाल में 5/18 से गुणा कर दिया और समय आपको 6 सेकंड दिया गया था, वो समय लगा दिया। बताइए कोई परेशानी आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे यहाँ से ये एक प्रश्न और देख लो, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न को आप लगा लेना, बहुत आसान है। फिर इसके आगे कल से कंटिन्यू करते हैं। ये प्रश्न आप लगा के कमेंट करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस प्रश्न को आप कमेंट करिएगा। ये प्रश्न इस बार हम सोचते हैं कि टेट के पेपर में आ ही जाए, ठीक। हम चाहते हैं कि इस तरह का एक प्रश्न आपके पेपर में मिलना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को लगा के आप कमेंट कर दीजिए। आगे क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक कि सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो कहीं पर कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रोज़ हम ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दे रहे हैं, अच्छे आप पढ़ते रहो और इन्हीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं से आप 25 में 25 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।